Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 13 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 13 and week number 13. So in our today's class we are going to continue our topic on connections for steel structures के जिसके अंदर हमने लास्ट क्लासेस में कनेक्शंस को डिस्कस किया था कि वेल्डिंग और वेल्डिंग के टाइप्स क्या होते हैं, वेल्डेड कनेक्शंस और रिवेटेड कनेक्शंस, बोल्टेड कनेक्शंस, इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है। इसी टॉपिक को मज़ीद आज हमने कंटिन्यू करना है। दीज आर यूर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से रेलेवेंट अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो इस कोर्स के अंदर बुक फॉलो कर रहे हैं वो स्टील स्ट्रक्चर्स बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी साहब और उनके जो LRFD डिज़ाइन मैनुअल अवेलेबल है उस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इन अवर टुडेज लेक्चर वी आर कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिगार्डिंग कनेक्शंस। आज हम वेल्डेड कनेक्शंस डिस्कस कर चुके थे। आज हम उससे मजीद आगे डिस्कस करते हैं कि रिवेटेड एंड बोल्टेड ट्रस कनेक्शंस क्या होते हैं एंड हाउ वी जनरेटेड फॉर द रिवेटेड कनेक्शन हम किस तरह से फास्टनर्स एडजस्ट करते हैं और फास्टनर्स जो है वो उनके ऊपर कौन सी स्ट्रेसेस वगैरह एक्ट कर रही होती हैं। बेयरिंग टाइप कनेक्शंस एंड इफेक्टिव एरियाज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिवेट एंड बोल्ट वैल्यूज डिस्कस करेंगे कि हाउ वी आइडेंटिफाई नॉर्मली द रिवेटेड वैल्यूज एंड बोल्टेड वैल्यूज। उसके बाद रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस कितनी होनी चाहिए हमारे पास कि हम जो है वो रिवेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या बोल्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनके दरमियान क्लियर्ड स्पेसेस वगैरह कितनी होनी चाहिए। Then we will go for the design procedure again for the riveted truss connections and design procedure for the riveted simple connections। क्योंकि riveted और bolted connection का almost design procedure जो है वो similar होता है। इस केस के अंदर जो है वो हम riveted connections के हम in terms of truss and in terms of simple connections हम जो है वो डिटेल में design procedures डिस्कस करेंगे। So coming back to the topic riveted and bolted truss connections। रिवेटेड एंड बोल्टेड ट्रस कनेक्शंस के लिए हम एक एग्जांपल को अज्यूम करते हैं कि लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ लेप जॉइंट। लेप जॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम एक ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास मेंबर्स डिफरेंट डायरेक्शंस के या डिफरेंट डायमेंशंस के मेंबर होते हैं तो हम उनको आपस में अगर कंबाइन कर रहे होते हैं तो कंबाइनिंग के जरिए हम बट जॉइंट से भी कर सकते हैं और लेप जॉइंट से भी कर सकते हैं। लेप जॉइंट बेसिकली इज एन ओवरलैप। ओवरलैप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट इज मिनिमम 5 टाइम्स द थिनर जो डायमेंशन होता है या थिनर जो प्लेट होता है उसका हम 5 टाइम्स जो है वो ले रहे होते हैं ओवरलैपिंग के लिए। अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लेप जॉइंट है मेड बाय इंस्टॉलिंग अ फास्टनर। एक फास्टनर जो है वो हम उसके अंदर लगा रहे हैं एंड सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड एज शोन इन फिगर। कि हमने दो प्लेट्स को आपस में लैप जॉइंट के जरिए कनेक्ट किया है और उनके ऊपर हम फास्टनर के जरिए कनेक्ट हो गया और हमने जो है वो एक टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। द फास्टनर इज प्लेस्ड इन ऑलरेडी ड्रिल्ड होल और होल्स जो है वो हमने ऑलरेडी बाहरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हमने बना लिए। उसके बाद हम जो है वो उस होल के अंदर एक फास्टनर प्लेस कर रहे हैं। द पार्ट्स टू बी ज्वाइंट, द फास्टनर हैज अ हेड ऑन वन साइड ऑफ इट्स शाफ्ट फॉर द एंकरेज। एक साइड के ऊपर हम ऑलरेडी जो है वो उस फास्टनर का हेड बना चुके होते हैं और दूसरी साइड जो है वो उसके ऊपर हमने हेड बनाना होता है। द अदर एंड इज आल्सो वर्क्ड इनटू द हेड इन केस ऑफ रिवेट्स एंड अ नट इन इज टाइटेंड एट अदर एंड इन द केस ऑफ बोल्ट। अब क्या होता है कि अगर आप फास्टनर यूज कर रहे होते हो तो फास्टनर के केस में हम क्या करते हैं कि उसका जो अदर एंड होता है वो फिलहाल तो लाइक अ कील होता है, स्ट्रेट होता है। मेंबर के अंदर लगाने के बाद हम दूसरी साइड से बाय हैमरिंग उसको हेड बना देते हैं। हैमर करके उसको जो है वो हेड के शेप में ले आते हैं। अगर आपका नट बोल्ट सिस्टम है तो वहां पे अदर डायमेंशन या अदर एंड के ऊपर आप जो है वो एक बोल्ट लगा देते हैं। द बोल्ट्स में बी आर्बिट्रली टाइटेंड कॉल्ड स्नग टाइट बोल्ट्स। बोल्ट जो है वो उसको हम बाय रेंज उसको हम टाइट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि स्नग टाइट बोल्ट्स कनेक्शन कहते हैं। और दे मे बी सब्जेक्टेड टू अ प्री डिफाइंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड प्री टेंशन इन द बोल्ट्स एंड कंप्रेशन ऑन द ज्वाइनिंग प्लेट्स कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। अब अगर हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आप यूज कर रहे हो और जो नट है या बोल्ट है उसको बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं तो उस वजह से जो है वो बोल्ट के अंदर एक प्री टेंशन जनरेट होता है और बोल्ट जो है वो कंप्रेशन फोर्सेस अप्लाई कर रहा होता है ऑन द ज्वाइनिंग प्लेट्स।
तो दिस मैकेनिज्म बेसिकली जो है वो अपीयर होता है इन द नट बोल्ट सिस्टम बाय हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स के जरिए, और नट बोल्ट सिस्टम को जो है उसको हम स्नग टाइट बोल्ट भी कहते हैं। और जो फास्टनर होता है उसके एक एंड के ऊपर हेड ऑलरेडी बना हुआ होता है, और दूसरे एंड को हम जब लगा देते हैं मेंबर के अंदर तो उस वक्त हम जो है वो उसके सरफेस के ऊपर हम हेड बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये एक पिक्चर अज्यूम की थी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो प्लेट्स को हमने बाय अ फास्टनर कनेक्ट किया हुआ है, या जो ज्वाइंट है कनेक्शन है उनको हमने बाय फास्टनर प्रोवाइड किया है, और प्लेट के ऊपर हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं या दो कंप्रेसिव फोर्सेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस के अंदर जो हमारा जो एक मेनली अगर आप क्रॉस सेक्शन के अंदर देखें तो आपको इस तरह से नजर आ रहा होता है, लेकिन ये प्लेट जो है या ये जो फास्टनर है ये स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर होता है। यहाँ पे ये आफ्टर फोर्सेस जो है ये फेल्यूर अपीयर हुआ है, तो इस फेल्यूर को फिलहाल हम कंसीडर नहीं कर रहे। द डिस्टेंस बिटवीन टू हेड्स, दोनों हेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बेसिकली हम जो है वो ग्रिप कहते हैं। आफ्टर प्लेसिंग द फास्टनर इज कॉल्ड ग्रिप ऑफ द फास्टनर, और यहाँ पे ये आपका ग्रिप डिस्टेंस कहलाता है, जो कि मिनिमम दोनों प्लेट्स की जो ओवरऑल थिकनेसेस होती हैं उसके इक्वल होता है। और दूसरा, जब हमने फास्टनर को प्लेस किया तो यहाँ पे एक हेड ऑलरेडी हमारा बना हुआ होता है, और दूसरा हेड जो है वो बाय हैमर या बाय हॉट मेल्टिंग प्रोसेस, यानी कि हम फास्टनर को जो है वो गर्म करते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसकी सरफेस के ऊपर एक हेड बनाते हैं। A bolted joint in which the slip resistance of the connection is also utilized is called slip critical point. अब सम केसेस के अंदर क्या होता है कि इस कनेक्शन या इस पॉइंट के ऊपर हम एक स्लिप रेजिस्टेंट जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसको हम स्लिप क्रिटिकल जॉइंट या स्लिप क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है वो बियरिंग स्ट्रेसेस कहलाता है। यहाँ पे ये आपको फेल्यूर प्लेन भी नजर आ सकता है, और इस जो फास्टनर की जो मेन रॉड होती है उसको हम शाफ्ट ऑफ द फास्टनर भी कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास जो फोर्सेस अपीयर होता है, अगर ये फोर्सेस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपका जो फेल्यूर है वो यहाँ पे इस रीजन के अंदर, जैसे आप फास्टनर देख सकते हैं कि फास्टनर जो है वो टूट चुका है, तो यहाँ पे एक फेल्यूर जनरेट होता है। While analyzing the bolted connections के अंदर हम sometimes जो है वो स्लिप रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करते हैं। स्लिप रेजिस्टेंस कंसीडर करने वाली जो पॉइंट होती है या उस पॉइंट को हम क्रिटिकल स्लिप जो है वो कंसीडर करते हैं या क्रिटिकल स्लिप ज्वाइंट कहते हैं। तो नॉमिनल स्लिप रेजिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू म्यू डी यू एच एफ टी बी इनटू एन एस। म्यू इज द बेसिकली स्लिप कोफिशिएंट फैक्टर, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या कंसीडर कर रहे होते हैं कि म्यू की जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल है, दो मटेरियल्स के दरमियान एक खिंचाव जो डेवलप हो रहा है उसके दरमियान जो वैल्यू है उसको हम म्यू कंसीडर कर रहे हैं। इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। समटाइम्स हम 0.3 भी ले रहे होते हैं वैल्यू, समटाइम्स जो है वो 0.5 भी ले रहे होते हैं। 0.3 फॉर क्लास ए सरफेसेज एंड 0.5 फॉर क्लास बी सरफेसेज। क्लास ए सरफेसेज के अंदर इंक्लूडिंग अनपेंटेड क्लीन मिल स्टील सरफेसेज हैं फॉर क्लास ए कोटिंग, और ब्लास्ट क्लीन सरफेसेज हैं अगर, तो उस केस के अंदर हम जो है वो म्यू की वैल्यू 0.3 कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन क्लास बी सरफेसेज के लिए हम म्यू की जो वैल्यू है वो 0.5 लेते हैं। उनके अंदर जो है वो इंक्लूडिंग आपके पास अनपेंटेड ब्लास्ट क्लीन स्टील सरफेसेज आ जाते हैं, या जो है वो क्लास बी कोटिंग्स आ जाती हैं। उस केस के अंदर जो म्यू की वैल्यू है वो हम 0.5 कंसीडर करते हैं। du basically is a multiplier factor that reflects the ratio of the mean installed bolt pretension to the specified minimum bolt pretension। कि बोल्ट जो है बेसिकली उसको जब हम टाइट करते हैं तो कितना टाइट करते हैं, एक होता है मैक्सिमम उसकी टाइटनेस की जो वैल्यू है या प्रीटेंशन मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो मिनिमम हमने कितनी प्रीटेंशन प्रोवाइड की है। तो इस वजह से जो डी फैक्टर है मल्टीप्लायर फैक्टर रिफ्लेक्ट्स द रेशियो, वो उसकी वैल्यू हमारे पास 1.13 है। एंड एच एफ इज द फैक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द फिलर, कि जो मटेरियल्स हैं दो मटेरियल्स के दरमियान हमारा एज अ फिलर कोई यूज किया है, या जो मटेरियल हम मेथड यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई फिलर अगर यूज हुआ है, तो इन द केस एच एफ की वैल्यू अगर हम नॉर्मली 1 कंसीडर करते हैं अगर कोई भी फिलर यूज नहीं किया। फॉर वन फिलर बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट्स विदाउट एडिशनल बोर्ड्स, हम अगर आपने कोई भी एक फिलर यूज किया है तो आप 0.85 वैल्यू कंसीडर करते हैं फैक्टर फॉर द फिलर्स। अगर आपके पास मोर देन वन अनकनेक्टेड फिलर पार्ट्स हैं तो एच एफ की जो वैल्यू है वो हम 0.7 कंसीडर करते हैं। टीबी बेसिकली इज अ फास्टनर टेंशन जो को हम किलो न्यूटन से रिप्रेजेंट कराते हैं, और हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्लिप प्लेन्स जो है वो उसको हम एनएस से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। So in case the prevention of slip is a serviceability limit state, तो design slip resistance जो है वो हमारे पास LRFD condition के लिए भी mentioned है, allowable slip resistance हमारे पास LRFD के लिए mentioned है। उसके बाद जो है वो in case prevention of slip is a
इज एट द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिमिट स्टेट। हम डिजाइन स्लिप किस तरह से कंसीडर करते हैं और हमारे पास जो है वो अलोएबल स्लिप रेजिस्टेंस हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। तमाम फार्मूलाज और फैक्टर्स वगैरह हमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कोर्स की तरफ से। Now let's suppose we are considering that we are using A307 bolts used for shear। अगर हम shear के लिए A307 bolt use करते हैं, the bolt requirement is to be increased by 1%। कि अगर आप बोल्ट यूज कर रहे हो फॉर द शेयर पर्पजेज तो आपने बोल्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको 1% से इंक्रीज करना है फॉर ईच 2 मिलीमीटर ग्रिप। कि जो हर 2 मिलीमीटर की ग्रिप के लिए आप 1% जो है वो नट बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है या शेयर के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप इंक्रीज कर देते हैं इन एडिशन टू द 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स। कि डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स 5 टाइम्स के हिसाब से ये 2 मिलीमीटर जो है वो हर ग्रिप के हर 2 मिलीमीटर के गैप के हिसाब से आप 1% जो है वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। The minimum bolt pretension for high strength bolts are shown in table 1। कि जो हमारे पास हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं, मिनिमम बोल्ट प्रीटेंशन हम कितनी जनरेट कराते हैं, उनके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड नॉमिनल डायमीटर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होल डायमीटर्स क्या होते हैं और मैक्सिमम शेयर जो वैल्यू है वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट कराते हैं। तो तमाम जो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स हैं, बोल्ट्स हैं, उनके लिए जो प्रीटेंशन की वैल्यूज हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है। द प्रीटेंशन इज मेजर्ड बाय द टर्न ऑफ नट मेथड। कि हम नट को जो है वो टर्न ऑफ करते हैं या टर्न ऑन करते हैं उस हिसाब से, या डायरेक्ट टेंशन इंडिकेटर से भी, कैलिब्रेटेड रेंज से भी और अल्टरनेटिव डिजाइन बोल्ट्स मेथड से भी हमने इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ बोल्ट डायमीटर हमें गिवन है मिलीमीटर्स के अंदर M15 यानी 15 मिलीमीटर का है, 18 मिलीमीटर का है। तो स्टैंडर्ड जो होल है वो हमारा 2 मिलीमीटर ज़्यादा हो जाता है। 15 मिलीमीटर बोल्ट के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड होल है वो 17 मिलीमीटर का होता है डाया का। 18 के लिए हमने 20 मिलीमीटर का डाया स्टैंडर्ड होल यूज़ किया है। अगर आपका बोल्ट साइज जो है वो 25 मिलीमीटर है तो 28 मिलीमीटर का जो है वो हमारा स्टैंडर्ड होल होता है। और अगर हम बात करते हैं A325 बोल्ट्स प्रीटेंशन की तो किलोन्यूटन के अंदर M15 का जो बोल्ट है वो 80 किलोन्यूटन उसकी जो है वो मिनिमम टेंसाइल या मिनिमम बोल्ट प्रीटेंशन जो स्ट्रेंथ है वो होती है। अगर हम A490M बोल्ट्स प्रीटेंशन की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो M15 की 100 किलोन्यूटन के आसपास जो है वो स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रीटेंशन की वैल्यूज हैं कि जब आप टेंशनिंग जनरेट कराते हो बाय टाइटनिंग द नट, और नट को आप जब टाइट करते हैं तो नट के अंदर एक खिंचाव डेवलप होता है। वो खिंचाव जो है बेसिकली कितना फोर्स जो है वो बियर कर सकता है इन A325 की कैटेगरी के अंदर और A490 की कैटेगरी के अंदर भी। तो ये तमाम वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर आपका जो बोल्ट साइज है वो M35 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर स्टैंडर्ड बोल्ट जो है स्टैंडर्ड होल है वो D+3 mm आप ऐड कर देते हैं तो उससे आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज वगैरह अचीव हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिवेट्स की। अगर हम रिवेट्स यूज करते हैं फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पसेस, जो रिवेट्स नॉर्मली यूज होती हैं आर ड्रिवन एंड इंस्टॉल्ड इन रेड हॉट स्टेट एंड आर देयरफॉर नोन एज अ हॉट ड्रिवन रिवेट्स। अब ये किस तरह से होता है कि समटाइम्स हम क्या करते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि जो होल्स हैं वो बिल्ट इन जो है कंपनी की तरफ से या हम अपने दूसरे मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह जहां पे हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना है वो दोनों मेंबर्स के अंदर हमने होल बना दिए। होल बनाने के बाद हम जो है वो हमारे जो रिविट्स हैं एक एंड के ऊपर ऑलरेडी हेड बना हुआ होता है और दूसरे एंड के ऊपर जो है वो हम जो है वो हेड हमने बनाना होता है लेकिन मेंबर के अंदर इंसर्ट करने के बाद। तो हम जब इंसर्ट करते हैं रिवेट्स को तो वो एक रेड हॉट स्टेट के अंदर होते हैं, यानी रिवेट्स को जो है वो एक हॉट स्टेट तक जो है वो हॉट किया जाता है। अब वो 50 to 70% ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर तक अराउंड ये टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है, जिसको जब हम इंसर्ट करते हैं तो ईजी हो जाता है अपोजिट एंड के ऊपर जो है वो हैमर के जरिए उसके सरफेस के ऊपर हेड बनाना। So this procedure basically is known as a hot driven rivets. Once the head is made on both sides of the rivet in the red hot state and the rivet is then allowed to cool। जब आपने दोनों गर्म जब आपने इंसर्ट कर दिया और दूसरे एंड के ऊपर आपने हैमर के जरिए हेड बना दिया तो हम अलो करते हैं कि वो ठंडा हो जाए। जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो कंप्रेशन ऑन द पार्ट्स टू बी ज्वाइंट इज प्रोड्यूस, कि वहां पे एक कंप्रेशन जो है वो डेवलप हो जाती है उस मेंबर के अंदर। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोज पैकिंग ऑफ मेंबर्स, कि ये हम जब हम मेंबर्स क्योंकि वो जब ठंडा हो जाता है तो मेंबर जो है वो मजीद कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक कोई भी गैप जो है वो रिलीज नहीं करता, एक प्रॉपरली उनको पैक कर देता है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोज पैकिंग ऑफ मेंबर्स एट द जॉइंट एंड टू अवॉइड द चैटरिंग ऑफ जॉइंट्स, के जॉइंट्स के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, उस वजह से जो है वो हमारे जो मेंबर्स हैं वो प्रॉपरली फिक्स हो जाते हैं लाइक अ वेल्डिंग।
So further, by using hot rivets it's become easy to make head by hammering. अदर एंड के ऊपर जब आपने गर्म किया था तो easy हो जाता, हम उसके सरफेस को जो है हेड में कन्वर्ट करते हैं. ASTM specifications A502 deals with these types of rivets and the qualities of these rivets are defined as grade 1, grade 2 and grade 3 rivets. तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमें ग्रेड के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. तमाम स्पेसिफिकेशंस हमें ऑलरेडी गिवन है एज पर ASTM A502 स्टैंडर्ड्स. तो हम उनको स्टैंडर्ड्स को भी चेक करते हैं कि हमारे पास मजीद क्राइटेरियाज और कंडीशंस क्या होती हैं. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि A502 स्टैंडर्ड्स और ASTM स्पेसिफिकेशंस जो है वो ग्रेड्स के हिसाब से रिवेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के अंदर. तो द टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सच ग्रेड्स जो है वो टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ जो हमारे रिवेट्स के हैं या हमारे बोर्ड्स के लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. और इस टेबल के अंदर आपको तमाम LRFD स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो नॉमिनल टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेंथ फॉर रिवेट्स एंड बोर्ड्स गिवन है. अगर हम बात करते हैं फास्टनर की, लेट्स सपोज A502 ग्रेड 1 हॉट ड्रिवन रिवेट्स, यानी कि ये हॉट ड्रिवन रिवेट्स हैं, इनको गर्म करके हम इंसर्ट करते हैं मेंबर के अंदर और इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 310 मेगापास्कल होती है. जो 5 फैक्टर्स हैं बेसिकली वो हमारे पास 0.75 दोनों के केस में कांस्टेंट होते हैं. और जो शेयर स्ट्रेंथ है A502 ग्रेड 1 की हॉट ड्रिवन जो है वो रिवेट्स के हिसाब से उसके जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो 172 मेगापास्कल होती है. इसी तरह से हमारे पास ए ग्रेड 2 का जो है वो 414 जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और शेयरिंग स्ट्रेंथ 228. A307 बोर्ड्स की बात करें तो अगेन टेंसाइल स्ट्रेंथ 310 एंड 188 इज द शेयर स्ट्रेंथ. A325M बोल्ट्स के लिए हमारे पास जो अल्टीमेट फैक्टर लोड या अल्टीमेट टेंसाइल जो फैक्टर ओवरऑल प्रॉपर्टीज है बेसिकली, अगर हम उसका 75% लेते हैं तो हमारे पास 620 मेगापास्कल जो है वो आ जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ. और शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास 457 है, जो कि हम अल्टीमेट स्ट्रेस का हमेशा 55% लेते हैं. इसी तरह से A490 बोल्ट्स का अगर हम डिस्कस करें तो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 1035 मेगापास्कल होती है. इसका 75% जो है वो हमारे पास 780 टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई. और जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 44% जो कि 457 मेगापास्कल आ गई. तो ये हमारे पास तमाम जो स्पेसिफिकेशंस हैं टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिवेट्स एंड बोर्ड्स जो है वो हमें ऑलरेडी इस टेबल के अंदर गिवन है. जब हम किसी भी पर्पस के लिए एनालाइज और डिजाइन करते हैं रिवेट्स और बोर्ड्स को तो हमें स्पेसिफिकेशंस एज पर स्टैंडर्ड्स हमें ऑलरेडी गिवन होती हैं, उनको हम फॉलो अप करते हैं. अब ये पिक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए थे अपने फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स के ऊपर कि जब हम दो लैप जॉइंट के अंदर जब हम प्रोवाइड करते हैं लैप जॉइंट किसी भी मेंबर के अंदर और उनके मेंबर्स के अंदर हम टेंसाइल या कंपैरेटिव फोर्सेस या एक्सियल फोर्सेस जो है वो हम अप्लाई करते हैं, तो लैप जॉइंट का या लैप टाइप जो कनेक्शन है एज शोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन. अब जो फास्टनर है, दिस फास्टनर इज बेसिकली सब्जेक्टेड टू अ शियर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फास्टनर जो है वो दोनों प्लेट्स के अंदर से एक जो पिन है वो लगी हुई है. अब जब दोनों सरफेसेस जो हैं वो ओवरलैप करते हैं या उन दोनों सरफेसेस के अंदर एक खिंचाव डेवलप होता है, उस केस के अंदर जो है वो यहाँ पे फेल्यूर प्लेन जो जनरेट होता है, दिस फेल्यूर प्लेन इज द शियर फेल्यूर प्लेन. और दोनों जो मेंबर्स हैं वो शियर को फेस करते हैं एट द क्रॉस सेक्शन लाइंग एट द इंटरफेस ऑफ द टू पार्ट्स. This cross section at which different layers of fasteners try to slide against each other and failure can occur here is the shear failure plane. और यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि जो दोनों शाफ्ट है बेसिकली वो दोनों मेंबर्स के अंदर से इंसर्ट हो रही है. तो जब आपके दोनों मेंबर्स के अंदर खिंचाव डेवलप होता है तो वहाँ पे एक शियर जो है वो पैरेलल फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं शाफ्ट के ऊपर और जो है वो शाफ्ट एट द एंड ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो शियर फेल्यूर या शियर फेल्यूर प्लेन डेवलप होता है. अब जैसा हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया कि जब आपके लैप जॉइंट की वजह से जो मेनली स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी, जब एक टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे फास्टनर के ऊपर, जो स्ट्रेसेस थी वो शियर स्ट्रेसेस थी. अब शियर स्ट्रेसेस की वजह से जो है वो एक शियर फेल्यूर प्लेन डेवलप होता है. तो हम जब क्रॉस सेक्शनल रेजिस्टेंट की बात करते हैं कि शियर जो है वो किस तरह से उसको रेजिस्ट करेगा हमारा मेंबर, तो वी विल कंसीडर द क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टिंग शियर इन केस ऑफ रिवेट्स विल बी π/4d². अब ये एक ओवरऑल एरिया था उस रिवेट का जो कि आपकी रिवेट जो है वो उस शियर को जो जनरेट हो रहा है उस मेंबर के दरमियान दोनों प्लेट्स के दरमियान उसको वो रेजिस्ट करता है और डी जो है वो डायमीटर ऑफ द रिवेट है.
However, in the case of bolt, अगर हम नट बोल्ट सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर वन इज पॉसिबिलिटी क्या होती है कि द बोल्ट विल हैव मोर स्ट्रेंथ इफ फेल्यूर प्लेन लाइज इन अनथ्रेडेड पोर्शन एंड लेस स्ट्रेंथ इफ फेल्यूर प्लेन लाइज विद इन द थ्रेडेड पोर्शन. अब नट बोल्ट सिस्टम जो है वो समटाइम्स क्या होता है कि आपने अभी भी अगर आप चेक करें तो नट बोल्ट सिस्टम दो किस्म के होते हैं. एक ऐसे नट होते हैं जिनके ओवरऑल पूरी कंप्लीट बॉडी के ऊपर जो है वो थ्रेड्स बने हुए होते हैं. अब जो हम इंडस्ट्री के अंदर जो यूज करते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनका जो हाफ पोर्शन है ऑलमोस्ट या हाफ से ज्यादा जो है वो जो उस मेंबर के अंदर आ रहा होता है, दोनों प्लेट्स के अंदर आ रहा होता है, वो हमारा जो है वो अनथ्रेडेड पोर्शन होता है. और जो है वो अपर एंड जो कुछ उसका है वो थ्रेडेड पोर्शन होता है. तो अगर आपका फेल्यूर प्लेन अनथ्रेडेड पोर्शन के अंदर लाई कर रहा है तो वहां पे जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है. और जो थ्रेडेड पोर्शन है उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ वैसे ही कम होती है. स्ट्रेंथ कम क्यों होती है? द इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन resisting shear in the threaded portion basically will be less, क्योंकि वहां पे टोटल एरिया जो है वो कम है, क्योंकि वहां पे आपकी थ्रेड्स आ गई. उन थ्रेड्स की वजह से जो एरिया है ग्रूव्स की वजह से वो एरिया रिड्यूस हो जाता है. इस वजह से वहां पे जो है वो अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द टोटल एरिया विदाउट थ्रेड्स जो अफेक्ट होता है ड्यू टू ग्रूव्स विद इन द थ्रेड. कि आपके ग्रूव्स की वजह से जो थ्रेडेड पोर्शन है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है और जो अनथ्रेडेड पोर्शन है उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है. सो देयरफॉर द केस ऑफ बोल्ट के अंदर जो है वो फेल्यूर प्लेन वेरी कर सकता है दोनों केसेस के अंदर. अनथ्रेडेड पोर्शन में भी हो सकता है और थ्रेडेड पोर्शन के अंदर भी लाई कर सकता है. अब जैसा हमने डिस्कस किया कि जब हम बियरिंग दो प्लेट्स के दरमियान कोई भी एक लैप जॉइंट था उसके दरमियान हमने कोई फास्टनर या बोल्ट सिस्टम हमने लगा दिया. अब जैसे ही पुलिंग फोर्स अप्लाई होता है तो नट के अंदर जो है वो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं जिनको हम बियरिंग स्ट्रेसेस कहते हैं. कि नट जो है वो बेसिकली या जो आपका रिवेट है वो कितना बियरिंग स्ट्रेसेस को फेस कर सकता है. सो बियरिंग स्ट्रेसेस आर वेरी हाई बट द लोकल कंपैरेटिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस व्हेन टू सरफेसेस अबट ईच अदर एंड ट्रांसफर लोड. कि जब आपकी दोनों सरफेसेस हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो नट है अगर प्रॉपर्ली कंप्रेस्ड है तो उस केस के अंदर जो आपकी लोड्स हैं वो इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं ड्यू टू वाइडर एरिया. If a sufficient material is available around the zone of high bearing stresses, अगर मटेरियल अच्छा अवेलेबल है उसके सराउंडिंग के अंदर, ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है तो these stresses quickly spread over the greater region, reducing the overall intensity of bearing stresses on that rivet or on that bolt system. So the locally stressed material is confined in nature for this reason and for the reason that these local comparative stresses cannot produce fracture and buckling. कि जो आपकी स्ट्रेसेस हैं कंपैरेटिव स्ट्रेसेस या जो आपके अगर प्रॉपरली मेंबर जो हैं वो आपके कन्फाइंड हैं अच्छे तरीके से, सो यही एक रीज़न है कि कंपैरेटिव स्ट्रेसेस की वजह से फ्रैक्चर और बकलिंग अपीयर नहीं होती उस रिवेट और बोल्ट के सिस्टम के अंदर. सो स्ट्रेसेस अप टू 3 times of the ultimate tensile strength of the plate 3 Fu may be allowed at the nominal strength level. So according to the AISC specifications, bearing strength can be measured and checked as, so when the deformation, कैसे चेक करते हैं हम अकॉर्डिंग टू AISC बियरिंग स्ट्रेंथ किस तरह से चेक करते हैं कि व्हेन डिफॉर्मेशन एट बोल्ट होल ड्यू टू सर्विस लोड्स इज अ कंसीडरेशन, नॉमिनल स्ट्रेंथ या नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 1.2 into LC into T into ultimate tensile strength less than equals to 2.4 D, T and FU. Where LC basically is the clear distance or clear spacing between the boards, कि boards कितने लगे हुए हैं उनके दरमियान clear spacing कितनी है. T is the thickness of the connected material, overall connected plate. psi and जो factors हैं ओमेगा, ये basically ASD and LRFD के जो आपके factors हैं, ओमेगा 2 है और जो 5 factor है basically is 0.75. And second condition is when the deformation at bolt hole due to service loads is not consideration, अगर हम consider नहीं करते उस केस के अंदर जो हमारी bearing strength है is equals to 1.5 LCT into FU should be less than equals to 3 times diameter into thickness into ultimate tensile strength. Again the factors जो हैं वो दोनों सेम हैं. तो अगर हम सर्विस लोडिंग के अंदर डिफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं या डिफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करते तो उस केस के अंदर हम बियरिंग स्ट्रेसेस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जो हमारे रिवेट और बोल्ट सिस्टम है उनके अंदर. अब बियरिंग स्ट्रेंथ के बाद या बियरिंग स्ट्रेसेस के बाद हमारे पास जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेसेस हैं वो शियर स्ट्रेसेस हैं. कि कंसीडर अ डायग्राम, ले आपको डायग्राम एक नजर आ रही है कि लेट्स सपोज वी हैव कनेक्टेड टू प्लेट्स बाय अ लैप जॉइंट
और लैप जॉइंट के अंदर हमने जो है वो एक फास्टनर लगाया हुआ है। दोनों डायरेक्शन को हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो दोनों प्लेट्स को हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से पुल करते हैं। सो एक ही फेल्यूर प्लेन जनरेट हो रहा है जो कि शेयर की वजह से ये आपका जो बोल्ट है या जो आपका जो रिवेट है वो टूट जाता है। So the only one failure plane is produced and the fastener strength is determined by one cross section of the fastener. कि एक ही फास्टनर है, एक प्लेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो शेयर जनरेट हो रहा है नट के अंदर, जो एक फेल्यूर प्लेन के अंदर अपीयर हो रहा है, दिस टाइप ऑफ शेयर इज कॉल्ड सिंगल शेयर, डिनोटेड बाय 1s इन कैलकुलेशंस के। जब हम वन शेयर की बात करते हैं, सिंगल शेयर की बात करते हैं, तो हमारे पास जो इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं एज 1s इन द कैलकुलेशंस। और आपको क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन के अंदर जो है वो आपका फेल्यूर अपीयर हो रहा है। अब टू शेयर या डबल शेयर किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे पास जो शेयर स्ट्रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि इन केस ऑफ अ सिंपलेस्ट हाफ पार्ट ऑफ अ बट जॉइंट एज शोन इन द फिगर, कि हमें जहां पे जो है वो एक प्लेट है जो कि दो प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक ही हमारे पास जो है वो थ्री प्लेट्स आर ट्राइंग टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, के तीन प्लेट्स हैं वो ईच अदर के हिसाब से जो है वो पुलिंग फोर्सेस की वजह से मूव कर रही हैं। सो देयरफॉर जो आपका फास्टनर है या बोल्ट है उसके अंदर दो प्लेन्स हैं जहां पे जो है वो शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम डेवलप हो रही हैं। So two failure planes are produced and two cross sections resist the applied loading. That cross sections जो है वो generate करते हैं दो किस्म के जो है वो आपके failure planes. The shear strength becomes double as that of single shear of the same material and diameter of the fastener. In other words, the applied force is divided at greater number of cross sections. This type of shear is called डबल शेयर, जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं या डिनोट कराते हैं बाय 2s इन द कैलकुलेशंस। कि आप पहले केस के अंदर हमारे पास जो है वो दो प्लेट्स थी ओनली, वहां पे जो है वो लेप जॉइंट था और लेप जॉइंट की वजह से जब हम पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो उस केस के अंदर फेल्यूर जो है वो एक ही प्लेन के अंदर अपीयर हो रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक प्लेट दो प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है, तो जब आपका फेल्यूर प्लेन एक साइड पे जो टेंसाइल फोर्स है वो दूसरे प्लेन दूसरी साइड के ऊपर जो है वो दो मेंबर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो है वो दो प्लेन्स जनरेट होते हैं फेल्यूर के। अब जब दो प्लेन फेल्यूर के जनरेट हुए तो हमारे पास दो शेयर फेल्यूर प्लेन बने, जिसकी वजह से हम इस मेंबर को कंसीडर करते हैं एज अ डबल शेयर और रिप्रेजेंट कराते हैं बाय 2s इन द कैलकुलेशंस। नाउ वी हैव अ बियरिंग टाइप कनेक्शन। अब जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जब आपका दो सरफेसेस हैं, प्लेन सरफेसेस या दो सरफेसेस के दरमियान आपने लेप जॉइंट के अंदर एक मेंबर या एक फास्टनर या एक नट बोल्ट सिस्टम इंसर्ट किया है, तो जब आपकी प्लेट्स के अंदर पुलिंग फोर्स जनरेट होता है तो नट जो है उसके अंदर सरफेसेस के अंदर जो है वो आपके जो शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, और नट जो है वो आपके सराउंडिंग मटेरियल जो था उसके ऊपर जो है वो बियरिंग स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहा था। सो व्हेन द लोड्स टू बी ट्रांसफर्ड आर लार्जर देन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, के लोड्स जो हैं ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं आर लार्जर देन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल काजिंग बाय द टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट्स, द मेंबर स्लिप अ लिटिल, कि थोड़ा सा मेंबर जो है वो स्लिप होता है ऑन ईच अदर, पुटिंग द फास्टनर्स इन शेयर एंड द सराउंडिंग मेंबर इन बियरिंग। द रिजल्टिंग टाइप ऑफ कनेक्शंस आर कॉल्ड बियरिंग कनेक्शंस। कि ऐसा कनेक्शन जहां पे आपके पास जब आप दो प्लेट्स को पुलिंग करते हैं, दो मेंबर्स के दरमियान पुलिंग या कंप्रेशन की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं वो आपके टेंसाइल शेयर स्ट्रेसेस थे और दूसरे जो है वो बियरिंग स्ट्रेसेस थे। अब उन बियरिंग स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए हम एक प्रॉपर नेटवर्क या प्रॉपर एक असेंबली बनाते हैं या फिर प्रॉपर कनेक्शन बनाते हैं। दैट टाइप ऑफ कनेक्शन बेसिकली इज नोन एज अ बियरिंग टाइप कनेक्शंस। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जब हम फास्टनर सिस्टम के अंदर या जो एक कनेक्शन के अंदर हम फास्टनर सिस्टम या बोल्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास दो किस्म की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, बियरिंग स्ट्रेसेस एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस। तो जो बियरिंग स्ट्रेसेस हैं उनके लिए हम इफेक्टिव बियरिंग एरिया जो हमारा बियरिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए कितना होना चाहिए उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू AISC स्पेसिफिकेशंस, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस, इफेक्टिव बियरिंग एरिया ऑफ बोल्ट्स, थ्रेडेड पार्ट्स एंड रिवेट्स, कि एक तो थ्रेडेड पार्ट और रिवेट सिस्टम हो गया, दूसरा बोल्टेड सिस्टम हो गया, दोनों के अंदर शैल बी द डायमीटर ऑफ सच फास्टनर्स मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द बियरिंग, कि जो आपका फास्टनर है उसका ओवरऑल डायमीटर कितना है और ओवरऑल उसकी लेंथ कितनी है, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव बियरिंग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो हो जाती है 2.4 इंटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटू d is the diameter of the fastener and t is the basically the thickness। तो ये हमारे पास जो है वो
जो हमारे पास जो मेंबर्स आ जाते हैं, सो देयरफॉर LC मस्ट बी मोर देन इक्वल्स टू 2 times D, अदरवाइज हम जो है वो रिवाइज करते हैं RN या नॉमिनल स्ट्रेंथ को 1.2 into FU into LC into T. So in the case of determination या in the case of deformation at the service loading in the design considerations, phi हमारा जो फैक्टर है वो 0.75 कंसीडर होता है LRFD पर्पजेस के लिए, और ASD के अंदर हमें ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2 कंसीडर कर रहे होते हैं। T जो है वो हमारा थिकनेस है, जो है वो स्मॉलर thickness of the plate subjected to the following conditions. Condition क्या है कि edge distance does not be edge distance not less than 1.5 times D, and center to center distance between the fasteners should not be less than 3 times diameter. उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 और more fasteners जो है वो अगर हम अप्लाई करते हैं acting in the line of the force, तो उस वक्त जो है वो हम conditions को किस तरह से follow up करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो effective bearing area की equations और conditions given है कि हम उससे जो है वो bearing resistance किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और नॉमिनल स्ट्रेंथ टोटल जो है वो हमारे फास्टनर की कितनी होती है। Now we have another important parameter which is the rivet and bolt value, कि रिवेट और बोल्ट जो है उनकी वैल्यूज को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। वैल्यू बेसिकली इज द लोड इन किलोन्यूटन विच अ सिंगल रिवेट कैन कैरी इज कॉल्ड अ रिवेट वैल्यू, कि एक लोड जो है या एक बोल्ट या एक रिवेट हमारा कितना मैक्सिमम किलोन्यूटन के अंदर लोड कैरी करता है या कैरी कर सकता है, उसको हम रिवेट या बोल्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं, जिसको हम RU से रिप्रेजेंट कराते हैं इन द केस ऑफ LRFD एंड RA से रिप्रेजेंट कराते हैं इन द केस ऑफ अलोवेबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड। So as we have point out earlier, as we have discussed earlier, when the rivet is loaded, जब हम rivet को load apply करते हैं तो हमारे पास जो है वो shearing और bending stresses दोनों generate होती हैं, तो adjacent material है उसके अंदर जो है वो bearing pressures generate होता है। तो the rivet value is always smaller of the rivet shear strength and the bearing strength, कि जो rivet value है वो हमारी कम होती है shear strength से, और bearing plate जो है वो हमारे पास strength जो bearing strength होती है उससे shear या rivet की जो value होती है वो कम होती है। तो उस केस के अंदर हमारे पास सिवरल जो है वो इक्वेशंस हैं कि हम आर एन या रिवेट और बोल्ट शेयर स्ट्रेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल स्ट्रेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ए बी बेसिकली और एफ एन जो है वो हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ है या नॉमिनल अलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं रिवेट शेयर स्ट्रेंथ इनटू एरिया एंड शेयर इनटू द नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है वो ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द नॉमिनल अनथ्रेडेड एरिया ऑफ द बोल्ट। उसके बाद LRFD कंडीशंस है कि हमारे पास RU अल्टीमेट जो है वो हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी होती है, फाई RN, और फाई जो है वो हमारे पास अगेन LRFD फैक्टर आ गया, और इसी तरह से हम जो है वो अलोवेबल स्ट्रेंथ डिजाइन कंसीडर करते हैं। जब अलोवेबल स्ट्रेंथ डिजाइन में हम नॉमिनल स्ट्रेंथ को ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। तो जो रिवेट एंड बोल्ट वैल्यू इज द मैक्सिमम लोड, कि एक लोड या एक नट या एक फास्टनर जो है वो कितना किलोन्यूटन के अंदर लोड कैरी करता है, उसको रेजिस्ट करता है, दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज अ रिवेट और बोल्ट वैल्यू। अब हमारे पास आता है रिवेट एंड बोल्ट वैल्यू इन द केस ऑफ लेप जॉइंट। अगर हम लेप जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, यानी जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ओनली 2 प्लेट्स होती हैं और 2 प्लेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, और एक फास्टनर हमने प्रोवाइड किया है, उस केस के अंदर जैसा हमने डिस्कस किया जो है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, कि वहां पे हमारे पास जो है वो एक सेक्शन के अंदर या एक प्लेन फेल्यूर जनरेट होता है, एक फेल्यूर प्लेन जनरेट होता है जिसके अंदर जो है वो आपका शेयर फेल्यूर अपीयर होता है। तो इन दैट केस बेसिकली टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ लेप जॉइंट इज द कनेक्शन ऑफ अ सिंगल एंगल सेक्शन, जिसकी थिकनेस जो है वो हमें TA गिवन है, और उसको हमने गजेट प्लेट के जरिए या 2 सिंगल एंगल सेक्शंस को हमने आपस में कनेक्ट किया है बाय फास्टनर, और लैप जॉइंट एक हमने प्रोवाइड किया है। तो जब हम टेंशनिंग के अंदर मेंबर को या कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई करके मेंबर के अंदर जैसे ही एक फेल्यूर प्लेन जनरेट होता है, वो फेल्यूर प्लेन हमेशा जो आपका फास्टनर होता है या शाफ्ट होती है उसी के दरमियान जनरेट हो रहा होता है। उस केस के अंदर हम रिवेट की वैल्यू को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। सो in this case basically 2 प्लेट्स जो है वो 2 प्लेट आपस में मूव कर रही होती हैं, और रिवेट्स जो है वो आर सब्जेक्टेड टू अ सिंगल शेयर फेल्यूर प्लेन, जिसको हमने रिप्रेजेंट कराया था सिंगल शेयर को 1s से। सो मोस्ट कॉमनली एंगल थिकनेस इज लेसर देन द गजेट प्लेट थिकनेस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं हमारे लास्ट जो स्लाइड्स के अंदर। तो हम अल्टीमेट जो है वो शेयर स्ट्रेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं फॉर द केस ऑफ सिंगल शेयर, हमारे पास जो है वो फाई आर इज द अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ, IS बेसिकली इज द सिंगल वैल्यू या सिंगल शेयर, जो कि हम 0.75 into 288 into pi by 4 d square, जो कि आपका
ओवरऑल जो फास्टनर है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद इंटू 1 डिवाइड बाय 1000, जिससे हम जो है वो एक इंटेंसिटी इन सिंगल शेयर के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम जो है वो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें फॉर अ रिवेट बेस्ड अपॉन द बियरिंग ऑफ द प्लेट, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 5Rn इज इक्वल टू 0.75 इंटू 2.4 इंटू 400 इंटू डी इंटू अलोबल टी। तो जो हमारे पास ओवरऑल थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन है उसको हम कंसीडर करते हैं फॉर A36 स्टील। तो हमारे पास जो है वो हमारे एक रिवेट की वैल्यू आ जाती है इन द केस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एंड इन द केस ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ आल्सो। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंडीशंस थी कि हम सिंगल शेयर के अंदर किस तरह से रिवेट वैल्यू को कंसीडर करते हैं बाय कंसीडरिंग द इन द केस ऑफ लैप जो। अब सिंगल शेयर के बाद हमारे पास जो है वो डबल शेयर आ जाता है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि डबल शेयर हमेशा हमारा एक बट जॉइंट के अंदर, जब एक डायरेक्शन के अंदर आपकी एक प्लेट है और दो दूसरी डायरेक्शन के अंदर आप दो प्लेट्स को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो या कंबाइन कर रहे हो बाय यूजिंग अ फास्टनर, उस केस के अंदर हमारे पास जो है वो टू शेयर फेल्यूर प्लेन जनरेट हो रहे थे। जहां कि आप अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें, दोनों प्लेट्स जो है वो एक डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो डिस्पर्स हो रहा है दो फोर्सेस के अंदर, और इस वजह से दो फेल्यूर प्लेन जनरेट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डबल एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं विद द गजेट प्लेट सब्जेक्टेड टू अ डबल शियर फॉर बियरिंग द टोटल लोड इज आइदर रेजिस्टेड बाय द थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट और टू टाइम्स द एंगल थिकनेस, जिसको हम 2a से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। यूजुअली TG इज द लेसर देन 2a, जो ग्रॉस एरिया है वो हमारा टू टाइम्स अलोबल थिकनेस से जो है एंगल थिकनेस से कम होता है। तो यूजिंग A502 grade 2 rivets, the rivet value can be evaluated as the following conditions, कि हम रिवेट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फॉर टू एंगल्स हमारे पास जो है वो 0.75228 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 2, और हमारे पास जो सेकंड कंडीशंस हैं अगर हम कंसीडर करते हैं तो 5Rn इज इक्वल्स टू, ये डबल शेयर के अंदर था और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल है कि 0.75 इंटू 2.4 इंटू 400 इंटू डी इंटू ग्रॉस जो है वो हमारे पास टोटल थिकनेस आ जाती है मेंबर की। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन थी कि हाफ बट जॉइंट के अंदर हम जो फेल्यूर प्लेन है वो दो किस्म के फेल्यूर प्लेन या दो शेयर प्लेन्स जनरेट हो रहे थे फेल्यूर प्लेन, जिसकी वजह से हम इसको डबल शेयर कंसीडर कर रहे थे। और जो डबल एंगल शेयर है या डबल शेयर जो है उसको हम 2S से रिप्रेजेंट कराते थे। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशंस आ गई। नाउ वी हैव अ रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस। अब रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस जैसे हमने रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्लियर कवर कितना होना चाहिए। दिस इज लाइक अ क्लियर कवर, कि अब क्लियरेंसेस जो हैं वो फ्रॉम द एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जहां पे आप बोर्ड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो या रिवेटेड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां से लेके एज तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सो हम पहले फर्स्ट कंडीशन जो है वो कौन सी डिस्कस करते हैं रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस के अंदर, हमारे पास है मिनिमम एज डिस्टेंस। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिवेट, रिवेट के सेंटर से लेके आपकी जो एज होती है उस तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका कहलाता है मिनिमम एज डिस्टेंस और मिनिमम रिक्वायर्ड क्लियरेंस फॉर द एज डिस्टेंस। उस केस के अंदर जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स डी। जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ आती है मेंबर की उसको जो है वो हम 1.5 टाइम्स जो है वो क्लियर डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे मिनिमम एज डिस्टेंस को। इफ दिस डिस्टेंस इज नॉट मेंटेन डिटेल फॉर्मूलाज आर टू बी सेटिस्फाइड। अगर ये मेंटेन नहीं होता हमने जो है वो कैलकुलेशंस को रिवाइज करना है, अदर कंडीशंस को चेक करना होता है। दिस शुड बी केप्ट इक्वल टू 2.5 टाइम्स डी प्लस 2 मिलीमीटर टू ऑब्टेन द बियरिंग स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 2.4 इंटू FU। तो अगर हमारे पास जो है फार्मूलाज या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हमारी जो बियरिंग स्ट्रेंथ है उस केस के अंदर हमारा सेक्शन जो है वो फेल हो जाता है। इस कंडीशंस को जो है वो हमने कंसीडर करना होता है। So that the distance from the center of standard hole to an edge of a connected part in any direction is given below in the table। details जो है वो हमें टेबल के अंदर given है and is not permitted to be the less than the value, जो हमें एक्सप्रेशन है उस वैल्यू से, जो हम इस फॉर्मूला के जरिए से जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास जो टेबल के अंदर वैल्यूज हैं वो टेबल वाली वैल्यूज इस फॉर्मूला या इक्वेशन से जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका सेक्शन जो है वो सेफर कंसीडर होगा। अदरवाइज सेक्शन जो है वो हमारा फेल हो सकता है। सो इक्वेशन क्या है कि LC मोर देन इक्वल्स टू अल्टीमेट फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय 0.75 1.2 इंटू FUT, और डी मिनिमम जो है वो हमारे पास होती है PU या अल्टीमेट फैक्टर लोड डिवाइड बाय 0.75 2.4 इंटू FUT इन द केस ऑफ LRFD कंडीशंस। तो हम इस इक्वेशन को जनरली भी यूज करते हैं और हमारे पास बाकी जो कंडीशंस है उनको हम फॉलो अप करते हैं और हमारे पास जो है वो मिनिमम एज डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है।
इसी तरह से अगर हम मिनिमम एज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ LRFD, तो हमने जो लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किए हैं चीजें डिटेल के अंदर कि हमारे पास जो है वो LC कंडीशंस या फार्मूला जो है वो डी मिनिमम या इफेक्टिव जो है वो मिनिमम डायमीटर ऑफ द बोल्ट कितना होना चाहिए, उस केस के अंदर हम मिनिमम फास्टनर या मिनिमम एज डिस्टेंस कितना कंसिडर करते हैं। और इसी तरह से अगर हम ASD मेथड फॉलो करते हैं, अलोवेबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड फॉलो करते हैं, तो हमारे पास जो रिवाइज्ड इक्वेशंस हैं, LC should be more than equals to 2 times P divided by 1.2 into FUT and D minimum will be 2P or 2.4 into FUT. अब यहाँ पे LC basically is the clear distance of end bolt to end edge basically measured in the line of force. कि एज तक का जो डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। और PU जो हमने फैक्टर लोड डिस्कस किया लास्ट स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे P जो है वो सर्विस लोड है ऑन द एंड बोल्ट, कि जो एंड बोल्ट है उसके ऊपर टोटल सर्विस लोडिंग कितनी एक्ट कर रही है। और डी मिनिमम इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अगर हम ASD मेथड फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो है वो इक्वेशंस ये वाली अप्लाई करते हैं, हम यूज करते हैं। अगर हम LRFD जो है वो कंडीशंस को फॉलो अप करते हैं फॉर द केस ऑफ मिनिमम एज डिस्टेंस, वो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करा है। अब ये हमारे पास जो है वो मिनिमम एज डिस्टेंस का एक थ्योरेटिकल या एक सजेस्टेड वैल्यूज स्टैंडर्ड्स की तरफ से हमें गिवन है कि अगर हम जो है वो मिनिमम एज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ फास्टनर्स कंसीडर करते हैं, अगर आपके पास डायमीटर 12 मिलीमीटर का है तो मिनिमम एज डिस्टेंस जो है वो 19 मिलीमीटर का कंसीडर होता है। अगर आपके पास डायमीटर 15 का है तो मिनिमम एज डिस्टेंस विल बी 21 मिलीमीटर, और 25 के लिए हम 31 मिलीमीटर प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो जो डायमीटर ऑफ द फास्टनर है अगर 32 मिलीमीटर है तो हम जो है वो मिनिमम एज डिस्टेंस 41 मिलीमीटर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कोड्स की तरफ से जो वैल्यूज हैं सजेस्टेड हैं, ये वैल्यूज हम यहाँ से ऑब्टेन भी कर सकते हैं, और वहाँ जो हमने इक्वेशंस थी उन इक्वेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टेबुलर वैल्यूज जो है वो उस इक्वेशन की वैल्यूज से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम जो है वो हमने इनको सेफर साइड के ऊपर प्रोवाइड करना होता है। अगर आपका जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर से एक्सीड कर जाता है, उस केस के अंदर आप 1.2 टाइम्स द डायमीटर से आप मिनिमम एज डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम ओवरसाइज्ड या स्लॉटेड होल्स प्रोवाइड करते हैं। ओवरसाइज यानी कि थोड़ा सा हमने होल्स को बढ़ा दिया, वो हम अपनी तरफ से करते हैं प्रोवाइड इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमारा जो पर्पस होता है टू एलिमिनेट द बियरिंग स्ट्रेसेस, कि जो मेनली बियरिंग स्ट्रेसेस हैं उनको हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, ताकि जो फेल्यूर है वो फेल्यूर एक ही प्लेन के अंदर जनरेट ना हो। इस पर्पस की वजह से ओवरसाइज या स्लॉटेड होल्स प्रोवाइड होते हैं। अब अगर ओवरसाइज या स्लॉटेड होल्स प्रोवाइड होते हैं तो वहां पे जो है वो AISC स्पेसिफिकेशंस के तहत हम करेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेन द डिफॉर्मेशंस एट द बोल्ट होल ड्यू टू सर्विस लोड इज अ डिजाइन कंसीडरेशन, द एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड एज अंडर, कि हम जो रिवाइज्ड इक्वेशंस हैं जिनके अंदर हमने जो है वो स्लॉटेड या ओवरसाइज होल्स को कंसीडर किया, तो हमारे पास जो करेक्टेड इक्वेशंस हैं वो LC मोर देन इक्वल्स टू PU ओवर 0.75 1.5 into FUT एंड D मिनिमम इज इक्वल्स टू PU ओवर 0.753 into FUT। ये हम LRFD कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं, और इसी तरह से जो है वो हमारे पास ASD इक्वेशंस भी रिवाइज हो जाती हैं। LC मोर देन इक्वल्स टू 2P ओवर 1.5 टाइम्स FU into T एंड देन D मिनिमम इज 2P ओवर 3 into FUT। तो ये हमारे पास जो है वो अलोवेबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड के अंदर हम यूज करते हैं। अब इक्वेशन जो है वो हम LRFD के अंदर यूज करते हैं जब हमारे पास ओवरसाइज या स्लॉटेड होल्स प्रोवाइड करते हैं हम इंडस्ट्री के अंदर। अब जो हमने कंडीशंस डिस्कस की वो थी कि हमारे पास मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कि जब हम सेंटर ऑफ द जो हमारा फास्टनर है, सेंटर ऑफ द फास्टनर से लेके या सेंटर ऑफ द होल फॉर फास्टनर से लेके एज ऑफ द प्लेट तक का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम एज डिस्टेंस कहलाता है। अगर हम मिनिमम स्पेसिंग्स की बात करते हैं बिटवीन द फास्टनर्स के दो नट्स या दो जो है वो रिवेट्स या फास्टनर्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए इन बोथ डायरेक्शंस, इन ट्रांसवर्स एंड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कितना होना चाहिए, जिनको हम पिच एंड गेज भी कंसीडर करते हैं। So the minimum longitudinal and transverse spacing of fasteners, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस या लॉन्गिट्यूडनल जो है वो स्पेसिंग हमारे पास पिच कहलाती है, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर जो स्पेसिंग उसको हम गेज कंसीडर करते हैं। शल प्रीफरेबली बी नॉट लेस देन 3 टाइम्स D, और जो कोड मिनिमम प्रोवाइड करता है वो 2.67 टाइम्स D है। सो दिस इज टू अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशंस, कि अगर आपकी बोल्ट बहुत ही ज्यादा क्लोजर आप लगा देते हैं तो लोड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन जो होल्स के दरमियान स्पेसिंग क्लोजर है, तो वहां पे एक जो ज्यादा होल्स होने की वजह से टेंसाइल के अंदर जो है वो हमारा इफेक्टिव नेट एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। टू मेक ड्रिलिंग ऑफ होल्स ईजियर एंड टाइटनिंग ऑफ बोल्ट्स ईजियर, हम थोड़ा सा जो है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ड्रिलिंग भी आसानी से कर सकते हैं, नट बोल्ट सिस्टम को आसानी से फिक्स
भी कर सकते हैं और स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो भी डिस्पर्स हो जाती हैं। सो फॉर स्पेसिंग लेसर देन 3 टाइम्स डायामीटर, अगर आपकी स्पेसिंग जो है वो 3 टाइम्स डायामीटर से कम है तो उस केस के अंदर हम जो है वो टेंसाइल लोडिंग या टेंशन मेंबर्स के अंदर जिस तरह से हमने जो है वो इफेक्टिव नेट एरिया, ग्रॉस नेट एरिया के लिए जो हमने चेक्स अप्लाई किए थे उन चेक्स को हमने रिवाइज करना होता है, उनको हम रीचेक करते हैं। फर्दर टू इंप्रूव बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स इट्स बेटर टू स्लाइटली इंक्रीज दिस स्पेसिंग, कि अगर आप बियरिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना चाहते हैं, कि बियरिंग स्ट्रेंथ बेसिकली जो है वो बोल्ट के अंदर जब शेयरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती है तो जो सराउंडिंग मटेरियल होता है उसके अंदर बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, तो अगर आप स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो एग्जैक्टली आपकी जो है वो बियरिंग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से है कि हमारे पास जैसे रीइंफोर्स कंक्रीट के अंदर हमने डिस्कस किया कि हम जितना क्लियर कवर हम बेहतर प्रोवाइड करते हैं उतना ही हमारा जो स्ट्रक्चर है या रीइंफोर्समेंट है वो सेफ साइड के अंदर होती है। तो यहाँ पे वही एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है कि to improve the bearing strength of bolts it's better to slightly increase this spacing to value of 3D plus 3 millimeter, which gives a clear spacing equals to 2 times diameter. Now for required clearances, if we are as we discussed कि हम minimum edge distance कितना provide करते हैं और minimum जो है वो हमारा spacings जो है वो fasters के दरमियान कितनी थी। अब हम आते हैं maximum distance के ऊपर कि maximum edge distance कितना होना चाहिए और spacing कितनी होनी चाहिए। So the maximum distance from the center of fastener to the nearest edge of the plate shall be lesser of following, कि lesser किससे 12 times D and 150 millimeter, कि वहां पे मैक्सिमम जो हमें वैल्यू है वो 150 मिलीमीटर गिवन है, कि इससे थोड़ा सा जो है वो कम होना चाहिए, और 12 टाइम्स टी, जो कि टी बेसिकली इज द थिकनेस आउट ऑफ द कनेक्टेड पार्ट्स, जो लोअर थिकनेस होती है दो प्लेट्स की, जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं पीछे से, कि जब आप कोई भी ज्वाइंट प्रोवाइड करते हो अगर आपके दोनों मेंबर्स की थिकनेसेस अलग हैं तो हम लोअर थिकनेस जो है वो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 12 टाइम्स टी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और 150 मिलीमीटर जो है वो आपके पास एक मैक्सिमम एज डिस्टेंस जो है वो गिवन है, उससे आपकी जो वैल्यू है डिजाइन वैल्यूज वो कम होनी चाहिए। द पिच ऑफ फास्टनर्स इज केप्ट लेसर एंड देन द फॉलोइंग मैक्सिमम वैल्यू टू प्रिवेंट द corrosion ऑफ लूज प्लेट्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ओवरलैप। जो आपका सेक्शन होता है जिसके अंदर आप जब पिच डिस्टेंस की बात करते हैं इन द टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, के दो फास्टनर्स हैं, फास्टनर्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो पिच कहलाता है। तो पिच का जो डिस्टेंस है वो हमने कम रखना होता है इन द केस के हमारा वहां पे कोरोजन अपीयर ना हो। उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि अगर वहां पे इन द केस मेंबर्स नॉट सब्जेक्टेड टू कोरोजन, के वहां पे कोरोजन के कोई चांसेस नहीं है, तो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग या मैक्सिमम पिच जो है वो आपका 24 टाइम्स थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या 305 मिलीमीटर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज में से जो लोअर वैल्यू आती है उसको हम चूज करते हैं इन द केस ऑफ पिच ऑफ द फास्टनर्स, जब आपके पास कोरोजन के कोई भी चांसेस नहीं होते उस केस के अंदर। सेकेंड केस के अंदर जो है वो हमारे पास पिच डिस्टेंस या मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए इन द केस ऑफ फास्टनर्स, अगर आपका मेंबर जो है वो एक ऐसे रीजन के अंदर है जहां पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो हमारे कोरोजन को अपीयर करवा सकती हैं, तो उस केस के अंदर जो है वो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग या मैक्सिमम पिच ऑफ द फास्टनर्स जो है वो लोअर वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस में से हम 14 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट भी चूज करते हैं, और सेकंड जो है वो हमारे पास 180 मिलीमीटर है। तो उस केस के अंदर जो है वो आपके फास्टनर्स के दरमियान स्पेसिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्लोज होते हैं, तो वहां पे उस सेंट्रल रीजन के अंदर आपके कोरोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ साइड के ऊपर रहता है। तो ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंसेस थे कि एज डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, स्पेसिंग मैक्सिमम बिटवीन द फास्टनर्स और बिटवीन द बोल्ट्स कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कराएं, और इन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो हमारे डिजाइन पर जो एग्जांपल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कनेक्शन की कम से कम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। जब हम टेंसाइल मेंबर्स के अंदर कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं या कंपैरेटिव मेंबर्स के अंदर जो है वो हम जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं या कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे जो कनेक्शंस हैं उनकी मिनिमम स्ट्रेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए, ताकि जो स्ट्रेसेस मेंबर टू मेंबर ट्रांसफर हो रही हैं वो इजीली ट्रांसफर हो जाएं। So the theoretically क्या होता है कि the connection must be designed to some minimum strength specified in terms of percentage of the factored strength, कि overall जो member की strength है, factored strength है, उसका somehow कुछ percentage होना चाहिए, such as 50%, 75 और 100% of जो आपके
कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थे जैसे हमने कंप्रेशन मेंबर के अंदर बात की, या टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं जो हम टेंशन मेंबर के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों की कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए कि जो आपकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उसका हम कितना परसेंटेज कंसीडर करते हैं कि मिनिमम स्ट्रेंथ हमारे कनेक्शन की होनी चाहिए। तो जो कोड सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम ऑफ 50% इज रिकमेंडेड बाय AISC कि जो आपका कनेक्शन है अगर आप टेंशन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो या कंप्रेशन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो तो कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो 50% ऑफ द स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो कि आपके ओरिजिनल टेंशन या कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ है। वेयर द डिफरेंस फ्रॉम द एक्चुअल फोर्स इज नॉट लार्ज, कि एक्चुअल जो फोर्स है उसके दरमियान जो है वो लार्जर डिस्टेंस या डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है वो आप टू 50% तक आप कंसीडर कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ डायमीटर ऑफ फास्टनर के मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए जो हमारे बोर्ड्स हैं या फास्टनर्स हैं उनका। सो द मिनिमम डायमीटर ऑफ रिवेट्स एंड बोर्ड्स फॉर ट्रसेस एंड अदर बिल्डिंग फ्रेम्स और स्ट्रक्चर्स इज 15 मिलीमीटर, कि कम से कम हमने 15 मिलीमीटर का जो है वो रिवेट या बोर्ड यूज करना ही करना है, मिनिमम आपका ये सजेस्टेड है। So the usual sizes for the bolts and rivets used for the specified purposes कि हमें कुछ कोड्स की तरफ से सजेस्टेड हैं कि अगर आप बिल्डिंग्स यूज कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप 15 मिलीमीटर का डायमीटर यूज कर सकते हैं, रिवेट्स और बोर्ड्स के लिए 18 का और 20 मिलीमीटर का भी। अगर आप ब्रिजेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो है वो आपके मिनिमम डायमीटर फॉर रिवेट्स एंड बोर्ड्स जो है वो 22 मिलीमीटर से लेके 28 मिलीमीटर तक आप यूज कर सकते हैं। इन वेयर हाउसेज एंड टावर्स जहां पे आपके पास लेटरल फोर्सेस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उस केस के अंदर जो है वो हमारे मिनिमम डायमीटर फॉर रिवेट्स एंड बोल्ट्स जो है वो 30 मिलीमीटर 32 मिलीमीटर एंड अप टू 35 मिलीमीटर भी हम यूज करते हैं। So what is the preferable diameter? Preferable diameter of the fastener is usually taken by the following expression कि हमारे पास क्या है कि overall D या diameter of the rivets and bolts is equals to 6 times थिकनेस, जिस 6 टाइम्स अंडर रूट टी। अब इसको हम राउंड अबाउट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आई 5.4 तो हमने जो राउंड अबाउट करके इसको 6 कर लिया वैल्यू को। सो तो टी जो है वो जो आपके पार्ट्स हैं जो आपके मेंबर्स हैं थिनर और थिकर प्लेट्स हैं जिनको आपस में आप कंबाइन कर रहे हो तो जो थिकर प्लेट है उसका जो है वो टी हम कंसीडर करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है वैल्यू का। जो वैल्यू आती है उसके क्लोजर जो वैल्यू है उसको हम राउंड अबाउट करके चूज कर लेते हैं। In the case of economical diameter of fastener means that the diameter of rivet or bolt for which the shearing strength is equal to the bearing strength of a joint parts के इस तरह से आप चूज करो कि इकोनॉमिकल पर्पजेज आपका कि आपके जितने शेयरिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं उतनी ही आपकी जो काउंटर बैलेंस हो जाए बियरिंग स्ट्रेंथ से, तो आपका जो केस है वो बेसिकली सेफ साइड के ऊपर चला जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं इन द रियल इंडस्ट्री। नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ बोल्ट्स ओवर रिवेट्स कि अगर हम बोल्टेड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं इन द कंपैरिजन टू द रिवेटिंग सिस्टम या फास्टनर्स के हिसाब से। कि हमारे पास सबसे पहली एडवांटेज क्या है कि स्मॉलर वर्किंग क्रूज आर रिक्वायर्ड एज कंपेयर्ड विद रिवेटिंग के। रिवेटिंग के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि हम हॉट जो है वो रिवेट्स यूज कर रहे होते हैं, उनको गर्म करके अप टू मेल्टिंग पॉइंट या 50 to 70% ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट तक हम गर्म करके फिर यूज करते हैं, फिर उसको हैमरिंग के जरिए जो है वो दोनों एंड्स के ऊपर हम हेड्स बनाते हैं। तो इस केस के अंदर आपको जो बोल्ट सिस्टम है इसके अंदर लेसर क्रू की जरूरत होती है। द एफिशिएंसी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज अप्रोक्सीमेटली डबल पर पर्सन की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है, डबल होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो लेस हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स में बी नीडेड एज कंपेयर्ड विद द रिवेट्स के। यहाँ पे आपके लेस स्ट्रेंथ के बोल्ट्स भी चल जाते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ रिवेट्स आपके हायर स्ट्रेंथ मटेरियल्स यूज होते हैं। द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली इंस्टॉल बोर्ड्स इज सिग्निफिकेंटली लेसर कि आपको यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर भी नट बोल्ट सिस्टम को टाइट कर देती है, लेकिन जो आपके रिवेटेड कनेक्शंस हैं या वेल्डेड कनेक्शंस हैं वहां पर आपको एक एक्सपीरियंस लेबर की जरूरत होती है। And the fourth point is the less noise is produced during the construction as compared with the riveting system. उसके बाद cheaper equipment is also used to make the bolted connections compared with the welded or riveted systems. कि आपके पास cheaper equipments हैं, easily आप जो है वो wrench वगैरह normally जो है वो by mechanical या आपके जो hand made जो equipments हैं उनको भी आप use कर सकते हैं। Sixth point is fire in case of welding and hot material in the case of rivets is avoided कि वहाँ पे जो वेल्डिंग है उसके लिए हम फायर और इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे होते हैं, और फायर जो है वो आपका वेल्डिंग के लिए भी यूज होता है और दूसरा जो है वो रिवेटिंग सिस्टम के अंदर जो रिवेट्स है उनको गर्म करने के लिए भी। तो यहाँ पे आपके पास जो नट बोल्ट सिस्टम है उसके अंदर एक सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से आपके पास फायर भी अवेलेबल नहीं है और करंट भी अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर्मली जो है वो इसको इजीली सेफली यूज कर सकते हैं। Fatigue strength of fully tightened high strength bolts is greater than
अंदर रिवेट्स के जो फटीग स्ट्रेंथ है अंडर द रिपीटेड लोडिंग, अंडर द साइक्लिक लोडिंग, जो आपके स्ट्रक्चर की जो फटीग स्ट्रेंथ है वो बोल्ट सिस्टम बेहतर परफॉर्म करता है बनिस्बत जो है वो रिवेटिंग सिस्टम के। फ्यूचर चेंजेस आर आल्सो वेरी इजी विद द बोल्ट सिस्टम, कि अगर आप फ्यूचर के अंदर कोई भी एडिशनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऐड करना चाहते हो वहां पे, तो वो आपको नट बोल्ट सिस्टम था, जस्ट आपने उनको इजीली ओपन कर दिया दोबारा और उसके बाद जो है वो नए फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अगर आप जो है वो रिवेटेड सिस्टम में होते तो वहां पे दोनों एंड्स के ऊपर आप हेड्स बना चुके होते हैं, तो वो उन हेड्स को निकालना, उनको ब्रेक करना और नए एलिमेंट्स को लगाना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी काम हो जाता है। इस वजह से जो है वो हमारे पास बोल्टेड सिस्टम की एडवांटेजेस जो है वो ओवर द रिवेट सिस्टम बहुत ज्यादा है। Now we have a design procedure for riveted truss connections। के riveted truss connections जब हम डेवलप करते हैं ट्रसेस के अंदर riveted connection, तो हमारे पास जो डिजाइन प्रोसीजर है उसके अंदर हम किस तरह से फॉलो अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिजाइन कैपेसिटी, कि आइदर मेंबर जो है वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को फेस कर रहा है या टेंसाइल स्ट्रेसेस को फेस कर रहा है, वो हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से हमने कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर डिस्कस किया था और टेंसाइल मेंबर्स के अंदर भी हम डिस्कस कराए हैं। सो सेकेंडली वी कैलकुलेट द फैक्टर्ड फोर्सेस, कि जो हमारे फैक्टर्ड फोर्सेस हैं वो कितने मेंबर के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं, और उनको हम जो है वो हमारे पास लोडिंग कंडीशंस थी जैसे डेड लोड, लाइव लोड गिवन होता है, उनसे हमने फैक्टर लोड कंसीडर किया। उसके बाद हमने 50% ऑफ द इंटेंसिटी को कंसीडर किया, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कम से कम हमारे जो कनेक्शंस की स्ट्रेंथ है वो 50% एज पर सजेस्टेड स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। और अल्टीमेट जो फैक्टर्ड फोर्सेस हैं उनको हम तीन क्राइटेरियाज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, कि हमारे पास जो मेजर फैक्टर्ड फोर्सेस कितने आ रहे हैं। उसके बाद अगर हमारे पास जो टेंसाइल और जो अल्टीमेट कैपेसिटीज थी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की, अगर उनका हम 25% लेते हैं इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस बॉटम एंड जो है वो टॉप कॉर्ड मेंबर्स, तो उस हिसाब से हमारे पास 25% इंटेंसिटी कितनी आ रही है। और थर्ड जो कंडीशन है उसके अंदर जो है वो द डिफरेंस ऑफ फोर्सेस इन द एडजेसेंट पैनल्स टू बी यूज्ड इन अ वे टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, कि हमारे पास अगर अनस्प्लाइज्ड बॉटम और टॉप कॉर्ड मेंबर्स हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी आ रही है। तो इन तीनों वैल्यूज में से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको हम चूज करते हैं सेकंड क्राइटेरिया के लिए, कि फैक्टर फोर्स आ गया। उसके बाद जो है वो हम मजीद स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमने जो अनस्प्लाइज्ड कंडीशन थी उसको डिस्कस किया, कि विद रिस्पेक्ट टू द अनस्प्लाइज्ड कंडीशंस के टॉप और बॉटम कॉर्ड्स के अंदर हम मेंबर को किस तरह से कंसीडर करते हैं। अगर वो कंडीशंस लाए होती हैं तो उनको हम चेक करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर हम रिवेट डायमीटर डिसाइड करते हैं, कि हमने ओवरऑल एक ही डायमीटर लेट सपोज यूज करना है ओवरऑल थ्रू आउट द मेंबर, तो उसके लिए हम कोई भी एक सुइटेबल डायमीटर चूज कर लेते हैं विद द रिस्पेक्टिव कंडीशंस के हमने डिस्कस किया, कि मिनिमम क्राइटेरियाज के हिसाब से जो हमारे मेंबर्स थे, कि अगर हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं या फ्रेम या ट्रसेस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे मेंबर्स जो हैं वो उनका जो रिवेटेड डायमीटर है या जो आपके रिवेट या फास्टनेस का डायमीटर मिनिमम कितना होना चाहिए कम से कम। उसके बाद ब्रिजेस के लिए अलग था, वेयर हाउसेस के लिए हमारे पास या टावर्स के लिए अलग था, तो हमने कोई भी एक चूज कर लिया, उसको हमने मजीद फिर आगे जो चेक अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद हम बी मिनिमम की वैल्यू चूज करते हैं। जिस तरह से हमने टेंशन और कंप्रेशन मेंबर्स को एनालाइज या डिजाइन किया था उसके अंदर हमने बी मिनिमम की वैल्यू को भी कंसीडर किया था। तो यहाँ पे हम बी मिनिमम की वैल्यू को चूज करने के बाद हम रिवेट वैल्यू डिसाइड करते हैं, कि अगर हम हमारा जो रिवेट है सिंगल रिवेट है अंडर वन शेयर लोड और अंडर टू शेयर प्लेन फेल्यूअर्स, के वन सिंगल शेयर में और डबल शेयर में जो है वो सिंगल रिवेट कितना लोड किलो न्यूटन के अंदर कैरी कर सकता है, उसको हम रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम रिवेट वैल्यू को यूज करके हम अल्टीमेट फैक्टर लोड और रिवेट वैल्यू का डिफरेंस निकाल के हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स, कि टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स हमने कितने प्रोवाइड करने हैं उस सेक्शन या उस जंक्शन के अंदर या उस कनेक्शन के रीजन के अंदर। उसके बाद हम मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स टू गिव फिक्सिटी एंड द बेटर फटीग स्ट्रेंथ टू द जॉइंट इज 2, कि हमारे कम से कम जो रिवेट्स हैं किसी भी एक प्रॉपर फटीग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वो कम से कम 2 होने ही चाहिए, या 2 से ज्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हो। हाउएवर फॉर बेटर एफिशिएंसी मिनिमम ऑफ 3 और 4 इज प्रीफर्ड, कि हम 4 या 3 कम से कम हम प्रोवाइड करते हैं बेटर एफिशिएंसी के लिए, बेटर फटीग स्ट्रेंथ के लिए, प्रॉपर फिक्सिटी के लिए, प्रॉपर फिक्सेशन के लिए, ताकि जो लोड्स हैं स्ट्रेसेस हैं वो इजीली प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। उसके बाद चेक करते हैं हम ट्रांसफर ऑफ अप्लाई लोड एट अनस्प्लाइज्ड लोड जॉइंट्स, हम उसको चेक करते हैं। देन वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ जॉइंट शुड नॉट बी एक्सेसिव इफ द नंबर ऑफ रिवेट्स आर मोर देन अप्रोक्सीमेटली 5, अरेंज देम इन मोर रोज, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रिवेट्स बढ़ जाते हैं तो उनको जरूरी नहीं है कि एक ही रो के अंदर या 2 रोज के अंदर आपने फिक्स कर दिया, आप रोज बढ़ा भी सकते हैं मेंबर के अंदर, ताकि जो लोड है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इनटू द मेंबर्स।
देन इन स्टेप नंबर 9 हम कनेक्शन की लेंथ फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेंशन मेंबर, और जो है वो उससे हमारे पास जो है इफिशिएंसी शेयर लेग फैक्टर हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम प्रीफर्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं। प्रीफर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स बार, जो एक्स बार इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ एलिमेंट्स एंड द इंटरफेस सरफेस। तो हमारे पास जो है वो कनेक्शन की लेंथ ओवरऑल हम विद रिस्पेक्ट टू द टेंशन मेंबर कैलकुलेट करते हैं बाय कंसीडरिंग द एफिशिएंसी। सेकेंडली उसके बाद 10th स्टेप के अंदर हम स्पेसिंग, जो मिनिमम एज डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो स्पेसिंग या मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द फास्टनर्स कितनी होनी चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था कि पिच एंड गेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसको हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम फाइनली जो है वो ब्लॉक टीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम जनरल तमाम वैल्यूज को जो है वो स्केच बना के हम उनको नोट डाउन करते हैं, और फाइनली जो है वो हम वेरीफाई करते हैं कि नेट एरिया shear leg factor in the case of tension members are greater than or equal to the values taken during the member design, कि जो हमने वैल्यूज स्टार्ट से लेके अज्यूम किए थे उनको हम चेक करते हैं कि इधर जो है वो हमारा सेक्शन कंप्लीटली सेफ हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंपल एंड शेयर कनेक्शंस। अब जो रिवेटेड ट्रस कनेक्शंस थे, या हमने जिस तरह से फुली रिस्ट्रेंड कनेक्शंस डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर, उसके बाद हमने पार्शियली रिस्ट्रेंड कनेक्शंस डिस्कस किए थे फॉर द केस ऑफ मूवमेंट्स। अगर आपके पास मूवमेंट्स अप्लाई नहीं हो रही या लीस्ट मूवमेंट, कम से कम मूवमेंट्स अप्लाई हो रही हैं, उस केस के अंदर हम सिंपल शेयर कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि मूवमेंट को बिल्कुल नेग्लिजिबल के तौर पे जो है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन मेंबर टू द अदर मेंबर। दीज मेंबर्स कैन ओनली ट्रांसफर सिंपल और शेयर कनेक्शंस ट्रांसफर शेयर बिटवीन द एडजॉइनिंग मेंबर्स विद नेग्लिजिबल मूवमेंट ट्रांसफर, और हैंस ओनली वेव्स ऑफ द बीम्स, उसके अंदर सिर्फ वेव और फ्लैंजेस जो है वो कनेक्ट होती थी इन द केस ऑफ फुली रिस्ट्रेंड मेंबर्स या फुली रिस्ट्रेंड कनेक्शंस के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ वेव्स ऑफ द बीम्स आर को जो है वो कनेक्ट करते हैं विद द वेव्स ऑफ अदर बीम्स, और अदर जो है वो आइदर विद द फ्लैंजेस और द वेव्स ऑफ द कॉलम्स, के कॉलम की और बीम की जो है वो वेव्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो है वो फुली रिस्ट्रेंड कंडीशन के अंदर हम वेब और फ्लैंजेस दोनों को कनेक्ट करते थे। तो ये मेंबर्स जो है वो सिंपली शेयर फोर्सेस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर। दिस कनेक्शन इज मेड बाय अ पेयर ऑफ कनेक्टिंग एंगल्स ऑन ईच साइड ऑफ द वेव, के ये कनेक्टिंग एंगल्स के तौर पे भी इनको कनेक्ट किया जाता है फ्रॉम वन मेंबर टू द अदर मेंबर। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस these angles are connected to the wave of the supported beam girder on ground or in shop। ये हमारे पास जो एडिशनल मेंबर्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो या तो दुकान के अंदर जहां से आप परचेज करते हो वहीं पे आप फिक्स करा लेते हैं, या जो है वो साइट में रियल पोजीशन के ऊपर प्लेस करने से पहले हम जो है वो ग्राउंड पोजीशन के ऊपर रख के उनको सेट करके फिर हम जो है वो उनको इंस्टॉल कर देते हैं। द अदर लेग्स आर कनेक्टेड टू द सपोर्टिंग मेंबर्स इन द फील्ड, के बाकी जो मेंबर्स हैं उनको आप लगाने के बाद वहीं पे फील्ड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि सिंपल कनेक्शंस होते हैं शेयर कनेक्शंस, जो कि सिर्फ शेयर फोर्स को ट्रांसफर करते हैं, और मूवमेंट जो है वो नेग्लिजिबल ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर। और इसके अंदर जो वेब्स हैं, वेब ऑफ द बीम जो है वो कनेक्ट किया जाता है वेब ऑफ द गर्डर के साथ, या वेब ऑफ द अदर बीम के साथ, या वेब ऑफ द जो है वो कॉलम के साथ। अगर आप यहाँ पे देखें इस पिक्चर 8.3 के अंदर आपको नजर आ रहा है कि कॉलम का जो वेब है उसको हमने नेट बोर्ड सिस्टम बाय यूजिंग दिस एंकर हमने जो है वो बीम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको साइड व्यू के अंदर भी नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर 8.38 के अंदर देखें तो यहाँ पे भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि मेन बीम और मेन बीम जो ये अदर बीम सेकेंडरी बीम है, इन दोनों के जो वेब्स हैं उनको हमने आपस में बाय यूजिंग एडिशनल एंकरिंग प्लेट्स हमने कनेक्ट कर दिया है। साइड व्यू के अंदर भी आप देख सकते हैं, और ये आपको जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पे एज अ कॉपिंग, जिसको हमने कट किया ताकि जो है वो मेंबर हमारा इजीली जो है वो फिट हो जाए। तो ये हमारे पास थे सिंपल शेयर कनेक्शंस, और यहाँ पे हमने जो है वो जो पीछे हम डिस्कस कराए थे रिवेटेड कनेक्शंस वगैरह। तो शेयर कनेक्शन या सिंपल कनेक्शन जो है वो ओनली शेयर फोर्सेस को ट्रांसफर करते हैं, विद अदर एडिशनल टाइप ऑफ एक्सियल लोड्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जो मूवमेंट्स हैं वो नेग्लिजिबल ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन मेंबर टू दी अदर मेंबर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेंबर के अंदर डिजाइन प्रोसीजर आ जाता है कि अगर आप सिंपल कनेक्शंस डेवलप करते हैं या सिंपल जो है वो रिवेटेड कनेक्शंस डिजाइन करते हैं फॉर द शेयरिंग फोर्सेस ओनली, तो किस तरह से हम डिजाइन प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज दिस कनेक्शन इज नोन एज अ सिंपल और शेयर कनेक्शन। तो हमारे पास जो है वो डिजाइन के अंदर हमें शेयर की इंटेंसिटीज वगैरह गिवन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेयर के फैक्टर्ड शेयर फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बोर्ड्स वी हैव टू चूज फॉर आवर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, कि हम डायमीटर कौन सा चूज करते हैं इन द केस ऑफ रिवेटेड सेक्शन है या इन द केस ऑफ बोल्टेड सेक्शन है। नॉर्मली जो है वो हम 15 और 18 मिलीमीटर का डायमीटर जो है वो हम चूज करते हैं। उसके बाद हम साइज ऑफ फ्रेमिंग एंगल्स हम चूज करते हैं कि लेट्स सपोज हमने 2 एंगल सेक्शंस चूज किए 10289 into 7.9 के,
या जो आपको दूसरे एंगल सेक्शंस की ज़रूरत है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिमांड आपने कोई भी 2 सेक्शन चूज कर लिए डबल एंगल सेक्शंस। उसके बाद आप मिनिमम एज डिस्टेंस एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द फास्टनर्स एंड मिनिमम एज डिस्टेंस, जो कि कंडीशंस हमें ऑलरेडी मिनिमम और मैक्सिमम की हम थ्योरी के अंदर डिस्कस कराए हैं कि 1.5 टाइम्स डीबी आप लेते हैं और 3 टाइम्स ऑफ द डीबी चूज करते हैं फॉर द केस ऑफ मिनिमम एज डिस्टेंस एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फास्टनर्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिवेट और बोल्ट वैल्यू बाय यूजिंग ओनली वन शेयर कंडीशन, कि वन शेयर स्ट्रेंथ या सिंगल शेयर स्ट्रेंथ के फैक्टर जो है वो उसको कंसीडर करके हम रिवेट की वैल्यू कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम जो है वो एक रिवेट हमारा कितना किलोन्यूटन के अंदर लोड कैरी कर सकता है। उसके बाद हम नंबर ऑफ फास्टनर्स कैलकुलेट करते हैं कि फैक्टर फोर्स जो है उसको हमने जो हमारे पास रिवेट की वैल्यू आई उसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ फास्टनर्स आ जाते हैं। उसके बाद हम इसेंट्रिसिटी को चेक करते हैं कि if the eccentricity of resultant force from the centroid of fasteners is greater than 60 millimeter, we have to decide or we have to design a bracket। उसके बाद हम ब्रैकेट को चूज करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज जो है हम नॉर्मली सेक्शन को आगे मूव कराते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि वेदर द साइज ऑफ एंगल्स इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द क्लियरेंसेस, कि जो आपके पास क्लियर डिस्टेंसेस हैं कि मिनिमम डिस्टेंस हमारा जो है वो एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम जो है वो फास्टनेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पिच एंड इन टर्म्स ऑफ गेज इन ट्रांसवर्स एंड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दोनों के अंदर। अगर आपके तमाम डिस्टेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं, क्लियरली उनको जस्टिफाई कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम उसी सेक्शन को चूज करते हैं जो हमने ऊपर सेक्शन चूज किए हैं। अदरवाइज हम सेक्शन को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं या दूसरा कोई सेक्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम मजीद स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 9 के अंदर हम प्रोजेक्टिंग लेग्स, क्योंकि हमने एंगल सेक्शंस की बात की है, तो जो प्रोजेक्टिंग लेग्स हैं जिन मेंबर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, आया वो कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं प्रोवाइड कर रहे या डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट नहीं कर रहे। जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक बीम जो है वो फ्लेंज के साथ टच हो रहा था, तो बीम की जो फ्लेंज थी उसको हमने थोड़ा सा कट कर दिया था, एक कॉपिंग डेवलप कर दी थी। तो इस केस के अंदर भी अगर आपके प्रोजेक्टिंग लेग्स जो हैं वो अकोमोडेट नहीं हो पा रहे, तो इस केस के अंदर आप एक अल्टरनेट अप्रोच या उसको कट कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम टी कैलकुलेट करते हैं। टी बेसिकली इज द डिस्टेंस बिटवीन वेब टोज, कि वेब्स के दरमियान जो डिस्टेंस है टोज के दरमियान वो हमारा कितना है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि टी इज इक्वल्स टू डी माइनस 2 के, जो कि हम ऑलरेडी थ्योरेटिकली पीछे डिस्कस करा है फॉर द बीम एंड देन कैलकुलेट टी बाय 2। उसके बाद जो है वो टी हमारा डिस्टेंस होता है वेब टोज के दरमियान। उसके बाद हम टी सेलेक्ट करते हैं लेंथ ऑफ कनेक्टिंग एंगल्स if such that it is greater than t by 2, less than t and is able to accommodate the fasteners, giving spacing greater than the minimum। अगर हमारे पास स्पेसिंग जस्टिफाई हो रही थी लास्ट, जैसे हमने पिछली स्लाइड के ऊपर स्टेप नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया, अगर आपकी स्पेसिंग एडजस्ट हो रही है तो उस केस के अंदर आपका जो सेक्शन है वो वहीं पे आप जंप कर देते हो शेयर कैपेसिटी के ऊपर, के डायरेक्टली हमारे पास बेयरिंग और शेयर कैपेसिटीज कितनी आ रही हैं। अगर आपके पास सेक्शन जो है उसको अकोमोडेट नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर हम टी का फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और टी की वैल्यूज को हम टी बाई 2 से कंपेयर करते हैं कि उस रेंज के दरमियान आ रही है नहीं आ रही, या हमारे पास जो क्लियर स्पेसिंग डिस्टेंसेज हैं, एज डिस्टेंस हो गया, या हमारे पास जो फास्टनर डिस्टेंसेज हैं वो हमारे जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद स्टेप नंबर 12 के अंदर हम शेयर कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं और स्टेप नंबर 13 के अंदर हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। So here we have a given equation here के check the bearing capacity of angle। final step के अंदर हम riveted single simple sections के लिए हम check करते हैं कि bearing capacity की overall value हमारे पास क्या आ रही है। bearing capacity is equals to 1.2 into L T FU should be less than equals to 2.4 D T into FU। अगर ये चेक आपका सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है सेक्शन, तो जो है वो आपका सेफ कंसीडर होगा। अगर ये चेक जो है वो आपका फेल कंसीडर हो रहा है, तो उस केस के अंदर आप सेक्शन को जो है वो रिवाइज करते हैं। L basically is the clear edge distance from the hole, T is the thickness of the plate, FU is the ultimate factor load। तो तमाम वैल्यूज को हमने जो जस्टिफाई करते हैं। फाई हमारे पास जो है वो 0.75 का फैक्टर है जो कि हम LRFD कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी इज अचीव्ड व्हेन L शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 2 times D। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल इक्वेशंस हैं फॉर द बियरिंग कैपेसिटीज। बियरिंग कैपेसिटीज को हमने चेक किया, फाइंड आउट किया, उसके चेक अप्लाई किए, तो आपके पास जो है वो कंप्लीट एक डिजाइन फॉर द रिवेटेड सिंपल कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल कनेक्शंस की डिटेल्स थी जो कि हमने डिस्कस की है। इसके अंदर चंद मजीद जो है वो डिज़ाइन एग्जांपल्स भी हैं। अगर हम जो है वो हमारे पास एंड में जो है वो लास्ट में हमारे पास अगर टाइम बचा तो एक दो डिज़ाइन जो है वो हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिज़ाइन प्रोसीजर्स हैं वो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आप कोई भी बुक ओपन करके इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो ईजिली आप जो है वो डिज़ाइन भी कर सकते हैं। That's all for today. So here we have assignment number 5, complex technology problem. So in that
you have to follow the previous lectures given by engineer Waqas Aziz in your lab portion. So in this design, actually you have to assume a wear-in truss to be used for pedestal bridge, which will be the pattern of tension and compression member कि दोनों जो हैं वो tensile and compression member दोनों जो हैं वो forces act कर रही हैं. If the truss is carrying a load of 100 kilonewton plus R is applied on each joint, कि अगर हर joint के ऊपर हम 100 प्लस लोड जो है 100 प्लस किलोन्यूटन लोड अप्लाई करते हैं तो क्या वेरिएशन आती हैं, मेंबर्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं. ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करें और इसको अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व करके नेक्स्ट वीक तक आप जमा करा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.